बच्चों हम एनसीईआरटी कक्षा 9th के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 6 उत्तक का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके पिछले वीडियो में बच्चों हमने प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू या जिसे हम कहते हैं स्थायी उत्तक, और फिर बच्चों स्थायी उत्तक है वो दो प्रकार में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सरल स्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के अंदर हमने प्रकार पढ़े थे पेरेन्काइमा उत्तक, कोलेन्काइमा उत्तक और स्क्लेरेन्काइमा उत्तक, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते थे हमने ये भी देखा था। उसके बाद में बच्चों हमने जटिल स्थायी उत्तक या जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो फर्दर डिवाइड हो जाता है जाइलम और फ्लोएम के अंदर। तो बच्चों जिस तरीके से हमें भोजन और पानी की आवश्यकता होती है उसी तरीके से प्लांट को भी आवश्यकता होती है, और प्लांट को ये वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल होता है वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसीलिए बच्चों इन उत्तकों को संवहन उत्तक ये दोनों मिलकर यानी जाइलम और फ्लोएम मिलकर वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन करा था और साथ में ही बच्चों हमने कुछ प्रश्न हैं उनको हल करके देखा था। आज बच्चों हम इस चैप्टर के पार्ट 4 के अंदर जंतु उत्तक के अंदर एपिथीलियम उत्तक का अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4। सबसे पहले हम देखेंगे जंतु उत्तक। बच्चों ये जंतु उत्तक यानी जिस तरीके से हमने पादप उत्तक का अध्ययन करा जिसके अंदर क्या था कि पादप कोशिकाओं का समूह मिलकर पादप उत्तक का निर्माण करता है, और कोशिकाओं का समूह ही बच्चों हमने क्या कहा था, उत्तक कहा था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनके अंदर कार्य का विभाजन पाया जाता है। तो इसी तरीके से प्लांट के साथ साथ एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिसके कारण इनके अंदर भी कार्य का विभाजन पाया जाता है और अलग अलग कोशिकाओं का समूह मिलकर अलग अलग कार्य को करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इनके अंदर कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक, उत्तक से फिर उत्तक तंत्र से अंग और अंग से अंग तंत्र, और इस तरीके से पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो हमने यहाँ की जंतु उत्तक होता है वो जंतु कोशिकाओं का समूह होता है। सबसे पहले जंतु उत्तक शब्द है वो दिया गया था बायकॉट नाम का एक वैज्ञानिक था, उसके द्वारा। उसी ने कहा था कि जंतु उत्तक होते हैं। अब हमने कहा कि जंतु उत्तक के अंदर जंतु कोशिकाओं का समूह होता है, लेकिन बच्चों ये भी क्या होंगे, कार्य के अनुसार 4 भागों के अंदर विभाजित किए गए हैं। जैसे अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले आता है एपिथीलियम उत्तक, जिसका हम आज इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों जिस तरीके से प्लांट के अंदर प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है उसी तरीके से एनिमल्स को भी होती है। तो प्लांट के अंदर तो हमने पढ़ा था एपिडर्मिस और कोर्क होती हैं, वो एक आउटर मोस्ट लेयर होती है यानी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसी तरीके से बच्चों एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है यानी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और वो होती है बच्चों एपिथीलियम टिश्यू की। ये जो एपिथीलियम टिश्यू है ये बच्चों बॉडी के सभी पार्ट के अंदर, चाहे इंटरनल ऑर्गन हो या फिर नेल्स हो या हेयर हो, यानी बॉडी के सभी पार्ट में ये उपस्थित होता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। क्यों? इसका काम भी क्या होता है, बॉडी की प्रोटेक्शन करना। उसी तरीके से बच्चों दूसरा जो टिश्यू होता है वो आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू या जिसे हम कहते हैं संयोजी उत्तक, जो कार्य के अकॉर्डिंग जंतु उत्तक का दूसरा प्रकार है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक का नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है, संरचनाओं को जोड़ने का काम करता है। इसी के साथ बच्चों ये क्या करता है, जैसे पदार्थों के वहन यानी ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। जैसे ब्लड है वो भी क्या है, एक संयोजी उत्तक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके कारण ये क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन है, हार्मोन्स है और इसी के साथ साथ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वहन करने का काम करता है। इसी के साथ बच्चों ये कनेक्टिव टिश्यू यानी जो संयोजी उत्तक होते हैं ये क्या करते हैं, यानी हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रदान करने का काम भी करते हैं, यानी सहारा और आलंबन प्रदान करने का काम भी करते हैं। उसके बाद में बच्चों थर्ड जो जंतु उत्तक है वो आता है मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय उत्तक। अब हमने पेशी कोशिकाओं का पहले अध्ययन करा था और उसमें हमने बताया था कि पेशी कोशिकाएं जो होती हैं उनके संकुचन और प्रसार के कारण ही क्या होती है, बॉडी की मूवमेंट होती है। यानी मैं अपने हाथ को इस तरीके से जो मूवमेंट करा रही हूँ वो इनकी जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उनके संकुचन और प्रसार के कारण ही हो रही है। उसके बाद में बच्चों हमने फोर्थ है वो है जंतु उत्तक का प्रकार नर्वस टिश्यू यानी
तंत्रिका उत्तक। अब बच्चों तंत्रिका उत्तक होता है जिसके अंदर मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। तो इन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर यानी आवेगों का संवहन करने का काम करती हैं, यानी इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाने का काम करती हैं। और इसके साथ ही हमारी बॉडी की यानी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, ये तंत्रिका उत्तक ही करता है। तो अब हम ये लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। जंतु कोशिकाओं से बने उत्तकों के समूह को जंतु उत्तक कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि जंतु उत्तक के अंदर जंतु कोशिकाओं से बने उत्तकों का समूह होता है। और हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान कर देता है। क्यों? क्योंकि देखो पेशी कोशिकाएं होती हैं उनमें संकुचन और प्रसार के कारण ही बॉडी में मूवमेंट होती है। उसके बाद में बच्चों सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन जैसे हमारी जो फेफड़े हैं उनके अंदर पहुंचती है। और अगर इस डायग्राम से देखें ये क्या है, पेशीय रेशे हैं जिसके अंदर ये क्या है, स्टोमक है। अब बच्चों स्टोमक है तो हमने कहा कि हम चारों प्रकार के उत्तक जो जंतु उत्तक के प्रकार हैं जिसके अंदर हमने बताया एपिथेलियम टिश्यू है और संयोजी उत्तक है, इसी के साथ हमने कहा पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक का अध्ययन करेंगे। तो जो आमाशय होता है, आमाशय यानी जो स्टोमक होता है उसके अंदर जो अंदर की जो लाइनिंग यानी जो कोटिंग होती है अंदर की तरफ वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। उसके बाद में बच्चों इसी तरीके से जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं यानी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनके अंदर प्लाज्मा भरा होता है, और ये जो ब्लड होता है बच्चों ये क्या है, एक संयोजी उत्तक का ही प्रकार है जिसके कारण ऑक्सीजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद में बच्चों जैसे ये पेशीय रेशे हैं, इन पेशीय रेशों के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये धारीदार संरचना दिखाई देती है जिनके संकुचन और प्रसार के कारण बॉडी की मूवमेंट होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है, यानी हम सांस के साथ जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो किनके द्वारा अवशोषित की जाती है, फेफड़े यानी लंग्स के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। यानी ये जो रक्त है, ये जो ब्लड है वो इस ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर कौन, ब्लड, यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। यानी जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको एलिमिनेट कराने के लिए ये लीवर तथा किडनी तक पहुंचा देता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों के उदाहरण हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जंतु उत्तक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से रक्त है वो एक प्रकार से संयोजी उत्तक है और जो पेशियां होती हैं बच्चों वो क्या है, पेशीय उत्तक का ही प्रकार है। कार्य के आधार पर जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे ये जंतु उत्तक हैं जो जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं कार्य के अकॉर्डिंग। जैसे एपिथेलियम उत्तक होता है यानी जिसे हम उपकुला उत्तक भी कहते हैं। तो ये जो बच्चों एपिथेलियम जो टिश्यू होता है इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को या एनिमल्स की जो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस तरीके से ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल्स के अंदर। उसके बाद में बच्चों दूसरा आता है संयोजी उत्तक या जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या काम करता है, यानी संरचनाओं को जोड़ने का, पदार्थों के वहन का काम करता है। और यही हमने कहा कि जंतु उत्तक है वो कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में बच्चों पेशीय उत्तक होते हैं। पेशीय उत्तक जो होते हैं इनके संकुचन और प्रसार से ही क्या होती है, बॉडी की मूवमेंट होती है। और 4th आता है बच्चों तंत्रिका उत्तक, यानी ये आवेगों का संवहन करता है बॉडी के अंदर और पूरी जितनी भी क्रियाएं होती हैं बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है बच्चों, तंत्रिका उत्तक करता है। क्यों? क्योंकि जो तंत्रिका उत्तक होता है उसके अंदर मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिका इनसे मिलकर बना होता है। और तंत्रिका कोशिका होती है जो
इंफॉर्मेशन को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक लाती है, इसीलिए ये आवेगों का संवहन करता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, एपिथीलियम उत्तक, यानी आज हम जंतु उत्तक के पहले प्रकार एपिथीलियम उत्तक, जिसे हमने कहा कि ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव टिश्यू है या एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल की, तो इसका हम यहाँ विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यहाँ एपिथीलियम शब्द लिखा हुआ है, यानी हमने कहा ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, बॉडी को, पूरी बॉडी को कवर करके रखता है। यानी जैसे हम हमारी बॉडी से ही देखें तो नेल्स हैं, हेयर हैं, इंटरनल ऑर्गन हैं, ये सब के सब चाहे सेल हो या टिश्यू हो, इनसे मिलकर बने हुए होते हैं। अब बच्चों एपिथीलियम शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम इस शब्द को देखें तो ये बना होता है एपी प्लस थीलिया, यानी एपी का मतलब होता है बच्चों अपॉन, यानी किसी चीज के ऊपर, और थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ। तो इसके अंदर अगर हम देखें बच्चों तो एपिथीलिया शब्द का अर्थ क्या हुआ, यानी एपी का मतलब हमने बताया अपॉन, यानी किसी चीज के ऊपर, और थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ। यानी ये जो एपिथीलियम उत्तक होते हैं ये किसी चीज के ऊपर ग्रोथ करते हैं, यानी किसी उत्तक के ऊपर ही ग्रोथ करते हैं, और वो उत्तक होता है बच्चों संयोजी उत्तक। यानी एपिथीलियम उत्तक होते हैं वो संयोजी उत्तक के ऊपर ही ग्रोथ करते हैं। उसके बाद में बच्चों हम ये देखते हैं कि जो एपिथीलियम उत्तक होते हैं वो सबसे पहले अगर आमतौर पर देखा जाए तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी जो भ्रूणीय विकास होता है, उसके ऊपर पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टिश्यू होता है। यानी इसके अंदर अगर देखें तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, बिल्कुल सटकर जुड़ी हुई होती हैं और एक कंटिन्यूअस लेयर बना लेती हैं। अब बच्चों प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इसका मतलब इसकी लेयर होगी वो कंटिन्यूअस होगी, क्योंकि अगर बीच में कहीं भी गैप हुआ तो इसके द्वारा कोई भी पदार्थ अंदर या बाहर आसानी से जा सकता है और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, जो लेयर होती है वो कंटिन्यूअस होती है, यानी लगातार सतत रूप से इनकी कोशिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। और इसके साथ ही बच्चों हम ये भी देखते हैं कि जो एपिथीलियम टिश्यू होता है वो संयोजी उत्तक के ऊपर ग्रोथ करता है। किस तरीके से, जैसे ये हो गया संयोजी उत्तक, इस संयोजी उत्तक के और एपिथीलियम उत्तक है इनके बीच में बच्चों एक पाई जाती है आधारीय कला, या जिसे इंग्लिश के अंदर कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बच्चों ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये बाकी जितने भी उत्तक हैं उनसे एपिथीलियम उत्तक को क्या कर रखती है, अलग भी रखती है, और साथ में उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि वो उसके ऊपर एक सतह के रूप में व्यवस्थित किए जा सके। इसके साथ में बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि जो एपिथीलियम टिश्यू होता है उसको ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करती है, यानी ब्लड और जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको भी सप्लाई करती है। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो जो एपिथीलियम टिश्यू है हमने कहा एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी ये एनिमल की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड करा सकती है, प्रोटेक्शन के अगर हम देखें तो जैसे इंजरी से या किसी चीज़ के इन्फेक्शन से या फिर डैमेज होने से उसको प्रोटेक्ट करती है। इसी के साथ बच्चों हमने कहा कि जो एपिथीलियम टिश्यू होते हैं वो बॉडी के सभी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर माउथ है या फिर जो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल होती है, आहार नाल कैसे होती है, जैसे हमारी भोजन का जो पाचन होता है उसके अंदर माउथ से यानी मुंह से स्टार्ट होकर और इसी तरीके से जैसे बकल केविटी यानी मुख गुहिका हो गई, ईसोफेगस यानी ग्रशिका हो गई, उसके बाद में भोजन आता है स्टोमक यानी आमाशय के अंदर, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर उसके बाद में मलाशय और एनस तक। इस तरीके से जो पूरे पार्ट हैं ये मिलकर एक एलिमेंट्री कैनाल बनाती हैं। और ये जो एपिथीलियम टिश्यू होता है बच्चों ये क्या करता है, माउथ और एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उनको अंदर से कोटिंग करने का काम करता है, यानी अंदर से जो लाइनिंग करने का काम करता है उसी को क्या कहा जाता है, अस्तर यानी लाइनिंग कही जाती है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो एपिथीलियम टिश्यू है ये प्रोटेक्शन का काम करता है। साथ में बच्चों जैसे वाटर और जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अब्जॉर्ब करने का काम भी करता है, और जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं यानी जो अपशिष्ट पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं उनको एलिमिनेट यानी उत्सर्जित करने का काम भी करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड यानी स्वेद
ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, स्वेट सिक्रीट करती हैं यानी पसीना सिक्रीट करती हैं। तो इस तरीके से उनको ये एलिमिनेट करने का काम भी करती हैं। और उसके बाद में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे कि ये फंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो पहले हम इसे लैंग्वेज के रूप में देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं और हमने यही कहा ये बॉडी के सभी पार्ट के ऊपर उपस्थित यानी एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे त्वचा हो गई, मुंह हो गया, आहार नली यानी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, रक्त वाहिनी नली का स्तर यानी उसको अंदर से कोटिंग यानी लाइनिंग करने का काम करती है, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, एपिथेलियम ऊतक। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो हमने कहा कि जैसे ये इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं यानी एपिथेलियम शब्द का अर्थ ही हमने क्या बताया, यानी किसी के ऊपर ग्रो करती हैं। जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक हो गया, इस संयोजी ऊतक के ऊपर यानी ये संयोजी ऊतक है, इसके बीच में होती है आधारीय झिल्ली या आधारीय कला जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर स्थित होते हैं एपिथेलियम ऊतक। तो बच्चों ये जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं इनके अंदर जैसे ये क्या है, एक सेल होगी और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है। इसी तरीके से ये दूसरी सेल हो गई और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो ग्रे कलर की जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लाइन सी दिखाई दे रही है बच्चों, ये होती है आधारीय झिल्ली। और ये जो आधारीय झिल्ली होती है, ये जो एपिथेलियम ऊतक होता है जो आधारीय झिल्ली के ऊपर स्थित है, इसको ये क्या प्रोवाइड करती है, यानी ब्लड और इसी के साथ जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो इनको प्रोवाइड कराती है। साथ में बच्चों जो ये एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनको क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है ताकि ये दूसरे ऊतकों से अलग स्थित हो सके और इस तरीके से इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, एपिथेलियम ऊतक के गुण, यानी हमने कहा कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से अरेंज होती हैं कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, यानी बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। तो इनके गुण हम किस तरीके से लिखेंगे, ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं यानी कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और ये एक अनवर्त परत का निर्माण करती हैं यानी एक कंटिन्यूअस लेयर का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है और ये बहुत कम स्थान भी बच्चों रेयर केस के अंदर प्रेजेंट होता है, अदरवाइज इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है बच्चों, सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है यानी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है बच्चों, एपिथेलियम ऊतक के कार्य, और एपिथेलियम ऊतक के कार्य में हमें एक चीज तो बिल्कुल ध्यान रह जाएगी, कौन सी, कि ये क्या करती है, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है यानी बॉडी की सुरक्षा करती है और बाकी के जो ऊतक हैं उनसे ये अलग रखती है। तो ये शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकती है क्योंकि ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। ये अनवर्त परत का निर्माण करती है यानी कंटिन्यूअस लेयर का निर्माण करती है ताकि इसके अंदर कोई भी हानिकारक पदार्थ आसानी से अंदर प्रवेश न कर सके। यह बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यह भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। कौन, एपिथेलियम
टिश्यू। अब बच्चों ये संरचना और उनके कार्यों के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू यानी उपकला ऊतक होते हैं। तो एपिथेलियम की संरचना उनके कार्यों पर निर्भर करती है, यानी इनके जो प्रकार होते हैं वो उनकी संरचना और उनके कार्यों के आधार पर आगे बनाए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियम ऊतक। ये जो एपिथेलियम ऊतक होता है बच्चों, ये 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है सल्की एपिथेलियम, जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद में दूसरा आता है बच्चों स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू यानी कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब बच्चों ये कॉलमनर होता है, वैसे तो ये क्या होता है, जैसे अगर हम बड़ी क्लासेस के अंदर देखें तो इसके अंदर डिवाइड किया गया है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू यानी सरल स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, या फिर इसका दूसरा प्रकार होता है सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू यानी पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। लेकिन हमारी जो 9th क्लास है उसके अंदर दिया गया है स्तंभाकार है, उसी के साथ में ही इनको पक्षमाभी को व्यक्त कर रखा है। उसके बाद में बच्चों इसका थर्ड होता है घनाकार एपिथेलियम ऊतक, जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद में बच्चों फोर्थ होता है ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक, या जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। अब बच्चों ये जो सल्की एपिथेलियम टिश्यू है, जिसे हम कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ये बच्चों फिर डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर होता है सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा होता है बच्चों स्तरित सल्की एपिथेलियम यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसका हम आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों सरल सल्की एपिथेलियम, जिसे इंग्लिश में हमने क्या कहा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अब बच्चों ये सरल है, यानी इसके अंदर क्या होता है, यानी हमने कहा कि एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसकी सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, यानी बिल्कुल सटकर जुड़ी हुई होती हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, और ये सिंपल है यानी सरल है, इसलिए इनके अंदर क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो एक लेयर के रूप में ही प्रेजेंट रहती हैं। और अगर हम देखें तो जैसे माउथ है उसकी लाइनिंग के अंदर, या अगर हम एलिमेंट्री कैनाल है, या इसी के साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनके अंदर की जो लाइनिंग करने के काम में भी क्या लिया जाता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू या सरल सल्की एपिथेलियम टिश्यू काम में लिए जाते हैं। अब बच्चों हमने कहा कि ये क्या होती है, एक कोशिकाओं की लेयर होती है। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें, जैसे हमारे जो फ्लोर होते हैं यानी जो फर्श होता है उसके ऊपर जो टाइल लगी हुई होती हैं बच्चों, इस तरीके से, यानी हमारे घरों के अंदर जो फर्श है उसके ऊपर ऐसे करके टाइल लगी हुई होती हैं। तो ये जो टाइल हैं वो एक प्रकार से हमने मान लिया क्या है, यानी इसके अंदर एक ही लेयर होती है, इन टाइल्स की एक ही लेयर होती है। उसी तरीके से बच्चों जो सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक होता है उसके अंदर भी कोशिकाओं की एक ही लेयर होती है, और ये मोस्टली क्या करता है, जैसे माउथ है उसके अंदर की लाइनिंग यानी अंदर से उसको कोटिंग करने का काम करता है। और इसी के साथ बच्चों ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस क्या होती है, यानी ये माउथ से लेकर और एक तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये जैसे स्टोमक तक होगी। तो इसको लाइनिंग का मतलब क्या है, अस्तर का मतलब क्या है कि उसको अंदर से कोटिंग करना, और इस तरीके से इस एपिथेलियम का काम होता है इसको अंदर से कोटिंग करना यानी लाइनिंग करना, अस्तरित करना, ताकि क्या कर सके, ये प्रोटेक्शन कर सके। तो हम इसको लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये भी देखेंगे, लेकिन हमने ये कहा कि ये माउथ के अंदर की लाइनिंग करने के लिए इसी के साथ बच्चों जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी रक्त नलिकाएं यानी ब्लड ट्यूबल्स होती हैं इस तरीके से, यानी ये हमने मान लिया ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं यूँ। और इन ब्लड वेसल्स के अंदर भी क्या होती हैं, ये अंदर की जो कोटिंग होती हैं यानी अंदर की जो लाइनिंग है उनको करने के लिए काम में ली जाती हैं। और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो एक मतलब बहुत ही पतली लेयर के रूप में व्यवस्थित होती हैं, और इनके अंदर जो इरेगुलर शेप होती है यानी कोई इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, इनकी शेप होती है वो इरेगुलर होती है यानी अनियमित रूप से होती है, और ये फ्लैट होती हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कुपिका, कुपिका क्या होती है बच्चों, अगर हम इन कुपिकाओं को समझें जैसे इस तरीके से,
ये हो गए हमारे लंग्स, और ये क्या है, यानी श्वास नली है। इस तरीके से ये आती है, आगे जाके फिर बच्चों ये शाखित हो जाती है, और उसके बाद में इन श्वास नली को आगे शाखित होने के बाद में एक गोल गोल जो संरचनाएं होती हैं बच्चों, वही क्या होती हैं, कूपिकाएं होती हैं। और इन कूपिकाओं के द्वारा क्या करते हैं, यानी ये ऑक्सीजन तो हमें प्रोवाइड करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। तो इन कूपिकाओं को अंदर से लाइनिंग करने का काम, यानी कोटिंग करने का काम कौन करता है, ये सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक ही करता है, जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। नेक्स्ट है बच्चों, वहां पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं, यानी इनकी जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर हम देखें बच्चों, तो इसके अंदर हमें किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, यानी हमारे घरों के अंदर फर्श पे जो टाइल लगी हुई रहती हैं, उसी तरीके से इनकी कोशिकाएं होती हैं, वो लेयर के रूप में व्यवस्थित होती हैं, जिनके अंदर ये इनका ये पर्टिकुलर क्या है, जैसे ये एक सेल होगी, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके बीच में क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। अब बच्चों इसके अंदर जैसे ये ग्रे कलर की जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, यानी जो लेयर दिखाई दे रही है बच्चों, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी आधारीय झिल्ली, जो इसको क्या करती है, ब्लड और न्यूट्रिएंट होते हैं वो सप्लाई करती है, साथ में इसको प्लेटफॉर्म है वो भी प्रोवाइड करती है, ताकि ये दूसरे ऊतकों से अलग रह सके। नेक्स्ट देखो बच्चों, सरल सल्की एपिथेलियम के गुण, ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है। हमने यही बताया कि इनकी जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं बहुत चपटी होती हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं पाया जाता है, तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर, अस्तर का मतलब क्या है, लाइनिंग, यानी अंदर से उसको कोटिंग करने का काम करती हैं, सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है, यानी इस तरीके से ये क्या होती है, एक सिंगल लेयर के रूप में अरेंज होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, स्तरित सल्की एपिथेलियम, यानी हमने कहा कि जो एपिथेलियम है उसके अंदर सल्की एपिथेलियम है, वो क्या है, यानी दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक है सिंपल जो हमने अभी पढ़ा, और दूसरा होता है बच्चों स्तरित, यानी जिसे हम इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। तो बच्चों स्तरित, इसका मतलब नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होती है, एक से अधिक लेयर होती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल से हम समझें तो जैसे केक हो गया या पेस्ट्रीज होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, अलग अलग फ्लेवर की लेयर बनी रहती हैं, यानी परत बनी रहती है। और ये क्या करती हैं बच्चों, इस तरीके से, जैसे ये एक सेल की एक लेयर होगी, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर होगी, इसके बाद में ये तीसरी लेयर होगी, यानी इस तरीके से ये क्या होती हैं, लेयर बाय लेयर अरेंज होती है। यानी इनके अंदर क्या होता है, कोशिकाओं की एक से अधिक परतें स्थित होती हैं, ताकि ये क्या कर सकें, बॉडी का प्रोटेक्शन कर सकें। तो इनके अंदर क्या आ जाएगा, यानी इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो भी कैसी होती हैं, चपटी होती हैं, पतली होती हैं, लेकिन ये एक से अधिक लेयर के अंदर व्यवस्थित होती हैं। और अगर हम देखें तो हमारी जो स्किन होती है वो क्या है, इन स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक का ही उदाहरण होता है, ताकि वो हमें चोट से या घाव से बचा सके और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कर सके। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, ये देखते हैं। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। और अगर हम इस डायग्राम के अंदर भी देखें बच्चों, तो ये जो ग्रे कलर की हमने बार बार कह रहे हैं कि ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी आधारीय झिल्ली होती है, जो इसको ब्लड और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, और साथ में ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर जैसे ये एक सेल होगी, इस तरीके से दूसरी सेल होगी, और इनके बीच में क्या पाया जाता है, स्पष्ट रूप से केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और इस तरीके से ये बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। और यही हमने कहा कि इनके अंदर सरल और स्तरित में एक ही फर्क है, जो सरल एपिथेलियम टिश्यू होता है
सल्की का, उसके अंदर तो क्या होती है, सेल्स की एक ही लेयर होती है, लेकिन वो भी क्या होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, सेल्स होती हैं वो चपटी होती हैं। लेकिन बच्चों जो स्तरित यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उनकी एक से अधिक लेयर होती हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं, जिस तरीके से हमने कहा केक और पेस्ट्रीज के अंदर अलग अलग फ्लेवर की लेयर होती हैं। इसी कारण इसका अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि त्वचा के अंदर कौन सा एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है, ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो त्वचा होती है उसके अंदर स्तरित सल्की एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्तंभाकार पक्षमाभी एपिथेलियम, यानी मैंने कहा कि जो स्तंभाकार, जिसे इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। वैसे तो बच्चों ये अगर हम आगे की क्लासेस के अंदर देखेंगे कि ये होता है सिंपल और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, लेकिन हमारे 9th के अंदर इसके अंदर मिक्स रूप से ही दिया गया है कि कॉलमनर या फिर पक्षमाभी एपिथेलियम टिश्यू। तो बच्चों कॉलमनर का मतलब क्या हो गया, यानी स्तंभाकार का मतलब क्या होता है कि इनकी जो सेल्स होती हैं यानी जो कोशिकाएं होती हैं वो पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, यानी इनकी लंबाई तो ज़्यादा होती है कोशिकाओं की और चौड़ाई कम होती है। इनके अंदर जो केंद्रक होता है बच्चों वो मोस्टली क्या होता है, आधार की तरफ उपस्थित होता है, लेकिन ये आधार के साथ साथ क्या होता है, ऊपर नीचे कहीं भी व्यवस्थित हो सकता है, लेकिन हमने कहा मोस्टली कहाँ होता है, आधार की तरफ यानी बेसमेंट की तरफ उपस्थित होता है। और स्पष्ट रूप से इसके अंदर कोशिका द्रव्य भी उपस्थित होता है। और बच्चों ये जो स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू होता है, इसके अंदर हमने देखा कि ये जो इसकी सेल्स दिखाई दे रही हैं वो हमें एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, यानी इनके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है, और साथ में बच्चों यानी जब ये सिंपल होगी उस समय तो इसके अंदर क्या नहीं पाए जाएंगे, सीलिया एब्सेंट होंगे, लेकिन जब इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं तब ये कहलाती है स्तंभाकार पक्षमाभी एपिथेलियम उत्तक। अब बच्चों हम ये देखें कि ये जो सीलिया यानी जो पक्षमाभ होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके अंदर ये जैसे हम लाइनिंग कर दें तो ये तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, ये सेल्स व्यवस्थित हैं। तो इसका जो ये आधार वाला भाग है ये तो फ्री नहीं है, लेकिन इन सेल का जहाँ से ये भाग फ्री होता है वहाँ पे क्या उपस्थित होते हैं, सीलिया उपस्थित होते हैं। अब हम इस चीज़ को इस तरीके से मान लो हमने ये एक सेल ले ली, अब इसके अंदर ये तो इसके आधार हो गए यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और इसके साथ में बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि ये न्यूक्लियस हो गया, और ये है बच्चों ये इसके अंदर सीलिया हो गए, यानी पक्षमाभ व्यवस्थित होते हैं। कौन सी साइड, यानी सेल की जो फ्री साइड होती है उस साइड क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये सीलिया बच्चों मूवमेंट कराने का काम करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इनके अंदर क्या होता है कि जो कॉलमनर यानी स्तंभाकार पक्षमाभी एपिथेलियम उत्तक होता है उसके अंदर बच्चों मेन फंक्शन होता है इसके अंदर मूवमेंट कराना। और अगर हम देखें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है यानी इनके अंदर ये उपस्थित होती हैं। साथ में बच्चों ये जैसे इंटेस्टाइन होती हैं उनके अंदर की जो लाइनिंग है उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होती हैं। और इसी के साथ बच्चों ये हम ये देखते हैं कि जैसे फीमेल जो ऑर्गन होते हैं, जैसे हमने ये मान लिया कि ये क्या है, एक ओवरी है, इसी तरीके से ये क्या होगी, दूसरी ओवरी होगी, और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों इस तरीके से, और इस तरीके से ये भी क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी ये क्या है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब है। अब इसके अंदर मान लो ये एक थैले लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है, और वो थैले लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों यूट्रस यानी गर्भाशय। तो इसके अंदर बच्चों ये जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं यानी ये जो ओवरी होती है वो फीमेल गैमेट बनाती है यानी एग बनाती है, जैसे ये एग हो गया। तो इसके अंदर बच्चों क्या होता है, ये जो एग होता है वो इन सीलिया की यानी पक्षमाभ के प्रेजेंस के कारण ही क्या करता है, मूवमेंट करता है, और इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ कहाँ आ जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है यानी गर्भाशय के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो स्तंभाकार पक्षमाभी एपिथेलियम जो उत्तक होता है वो क्या करता है, यानी जिस तरीके से फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एग था उसको मूवमेंट कराने का काम करता है, इसी तरीके से बच्चों जो क्या होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर भी क्या होता है, जैसे म्यूसिलेज होता है, यानी हम देखते हैं तो हमारी नेजल कैविटी के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जो श्लेष्मा होता है उसको आगे की तरफ मूवमेंट करा के और वो सफाई का काम भी करती हैं। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं।
जहां अवशोषण और स्त्राव होता है। और हम ये भी बता दें कि ये जो स्तंभाकार पक्षमाभी एपिथेलियम उत्तक होता है, ये प्रोटेक्शन का काम तो करता ही है, साथ में ये क्या करता है, यानी अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम भी करता है। जैसे आंत की भीतरी अस्तर, यानी भीतरी अस्तर का मतलब क्या है कि आंत के अंदर की तरफ कोटिंग की जाएगी में वहां लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यानी ये क्या होती हैं, लंबी, एक प्रकार से पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनमें लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। यानी इनके ऊपर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, यानी गति के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी कारण इनको पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, स्तंभाकार एपिथेलियम के कार्य, यानी स्तंभाकार के साथ में पक्षमाभी लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, स्तंभाकार पक्षमाभी एपिथेलियम है और इसके कार्य है। अब बच्चों इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो ये क्या है, हम बार बार कह रहे हैं कि इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, यानी पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी लंबी लंबी इनकी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं और जिनके अंदर क्या होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपको सब में ध्यान रखना है क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ही होती है जो इनको क्या करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। यह स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है बच्चों, श्वास नली में, यानी हमने बोला रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक में पक्षमाभ यानी सीलिया होते हैं जो कि एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। यानी इनकी जो एक प्रकार से जो मूवमेंट होती है ना बच्चों, वो एक रिदम, यानी इस तरीके से लहरदार इनकी मूवमेंट होती है, किनकी, इन पक्षमाभ यानी सीलिया की। नेक्स्ट है बच्चों, घनाकार एपिथेलियम, यानी घनाकार, यानी इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये जो क्यूबॉइडल है इसका मतलब इनकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इस तरीके से समझे, जैसे एक हमने आइस का पीस ले लिया इस तरीके से, तो ये बच्चों क्या आ जाएगी, यानी ये जो इनकी शेप होती है वो एक क्यूब की तरह होती है और इनकी जो सेल्स जितनी लंबी होती हैं उतनी ही ये चौड़ी होती हैं। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि जो एक घनाकार एपिथेलियम उत्तक होता है, जैसे ये स्वेट ग्लैंड है, इसी तरीके से सैलावरी ग्लैंड होती है, यानी लार ग्रंथि होती है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो जैसे थायराइड ग्लैंड होती है जो क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है जो हमारी नेक के अंदर उपस्थित होती है। और साथ में ही बच्चों ये जैसे जो किडनी होती है उनके अंदर जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी इस तरीके से बच्चों किडनी जो होती है वो ये संरचना होती है। इसके अंदर ये किडनी हो गई ह्यूमन बीइंग की और इसके अंदर बच्चों क्या होता है, जैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इसको अंदर से कोटिंग करने का काम कौन करता है, ये घनाकार एपिथेलियम उत्तक ही करता है। तो इस तरीके से घनाकार एपिथेलियम के अंदर हम देखें कि इनके फंक्शन, तो ये एक प्रकार से क्या करती है, प्रोटेक्शन तो करती ही करती है, साथ में अब्जॉर्प्शंस और सिक्रीशन का काम भी करती है। कैसे, जैसे जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं, स्वेट सिक्रेट करती हैं। इसी तरीके से जो सैलावरी ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं, लार को स्रावित करती हैं। और जो थायराइड ग्लैंड होती है बच्चों वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं। इसी कारण हमने कहा कि ये सिक्रेशन का काम भी करती हैं और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। यह एपिथेलियम उत्तक घनाकार होते हैं, यानी इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। हमने कहा जितनी ये लंबी होती हैं उतनी ही चौड़ी होती हैं। घनाकार एपिथेलियम के कार्य। अब बच्चों अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो इसके अंदर हमने सब में कहा कि लास्ट में जो ग्रे कलर की जो लाइनिंग दिखाई दे रही है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर जैसे ये जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, घनाकार है। यानी हमने अभी बताया कि घन की आकृति कैसी होती है वैसी ही ये सेल होती हैं और इनके अंदर केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली, यानी जो किडनी की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर की लाइनिंग करने के लिए तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यानी उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट है बच्चों,
ये एपिथीलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथीलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती हैं। नेक्स्ट है बच्चों ग्रंथिल एपिथीलियम यानी ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू। तो बच्चों कई बार क्या होता है कि जो एपिथीलियम ऊतक है वो कुछ कोशिकाएं उसकी क्या होती हैं अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड का निर्माण करती हैं। और ये मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड होती है बच्चों यानी जिसे हम कहते हैं ग्रंथिल ऊतक, तो ये क्या कर लेता है यानी एक रासायनिक पदार्थ सिक्रीट करता है और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, कभी कभी एपिथीलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है, यह ग्रंथिल एपिथीलियम कहलाता है। अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखें बच्चों तो हमने कहा कि इसकी जो सेल्स होती हैं यानी कोशिकाएं होती हैं वो अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और अंदर की ओर मुड़ने के बाद में ये क्या करती हैं रासायनिक पदार्थ सिक्रीट करती हैं और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड का निर्माण कर लेती हैं जिसे हम कहते हैं ग्रंथिल ऊतक, और ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करता है। इसके अंदर भी बच्चों क्या होती है, जैसे ये येलो कलर की जो लाइनिंग शो कर रखी है वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो इसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। साथ में ही बच्चों हम ये भी देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा कि जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, इनके अंदर भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते क्योंकि ये भी क्या है एपिथीलियम ऊतक का ही प्रकार है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जंतु ऊतक के अंदर एपिथीलियम ऊतक का अध्ययन करा और हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है। यानी सबसे पहले हमने देखा जंतु ऊतक यानी जो क्या होता है जंतु कोशिकाओं का समूह होता है, उसे जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतक शब्द सबसे पहले किसने दिया था, बाइकॉट नाम का एक वैज्ञानिक था उसने दिया था। और उसके बाद में कार्य के अकॉर्डिंग जो जंतु ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एपिथीलियम ऊतक, एपिथीलियम ऊतक है वो एक प्रकार से बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यानी इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। दूसरा उसके बाद में बच्चों आता है संयोजी ऊतक या जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या काम करता है यानी संरचनाओं को जोड़ने का काम करता है, साथ में ये पदार्थों के वहन करने के लिए और उन्हें सपोर्ट प्रदान करने का काम भी करता है। उसके बाद में बच्चों तीसरा ऊतक आता है वो होता है पेशीय ऊतक या जिसे हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो ये क्या करता है, इनकी पेशियों की कोशिकाओं के मूवमेंट के द्वारा ही हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, यानी इन पेशियों के संकुचन और प्रसार के कारण ही बॉडी की गति होती है। उसके बाद में बच्चों फोर्थ आता है कि नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। इस तंत्रिका ऊतक के अंदर क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को क्या करता है, आवेगों का संवहन कराता है और साथ में हमारी बॉडी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा और उसके बाद में बच्चों हमने एपिथीलियम टिश्यू है उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करा। हमने कहा जो एपिथीलियम टिश्यू होता है उसकी जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है और एक कंटिन्यूअस लेयर बना लेती हैं क्योंकि ये क्या है एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करता है। और इसी के साथ बच्चों हमने ये कहा कि जो एपिथीलियम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एपी प्लस थीलिया, यानी एपी का मतलब होता है अपॉन यानी किसी के ऊपर और थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ यानी ये किसी के ऊपर ग्रोथ करता है और ये ग्रोथ करता है संयोजी ऊतक के ऊपर। और संयोजी ऊतक और एपिथीलियम ऊतक के बीच में पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं आधारीय झिल्ली, और ये क्या करती है बच्चों, जो ब्लड और जो न्यूट्रेंट होते हैं वो सप्लाई करती है एपिथीलियम टिश्यू को और साथ में उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि वो बाकी के टिश्यू हैं उनसे अलग किया जा सके। और इसी के साथ बच्चों हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको 4 प्रकार में डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने सल्की एपिथीलियम ऊतक या जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू। ये जो स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू है उसके अंदर जैसे सरल और स्तरित स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू हो गया, यानी जो सरल है उसके अंदर तो क्या होती है कोशिकाओं की एक ही लेयर होती है और जो स्तरित होता है उसके अंदर क्या होती है एक से अधिक लेयर होती है, वो सेल्स की प्रेजेंट होती हैं। और उसके अंदर हमने देखा कि जैसे रक्त नलिकाएं होती हैं उनकी लाइनिंग करने के लिए साथ में जैसे माउथ है, इसोफेगस है, उनको अंदर से कोटिंग करने का काम करती हैं, वो होती हैं सरल सल्की एपिथीलियम ऊतक। और जो स्तरित सल्की एपिथीलियम ऊतक होता है बच्चों उसका एग्जाम्पल होता है हमारी स्किन, यानी जो त्वचा होती है वो एक प्रकार से क्या है
स्तरित सल्की एपिथेलियम उत्तक है। और उसके बाद में बच्चों दूसरा आता है जैसे स्तंभाकार, यानी जिसे हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, ये इसी के अंदर ही आता है। सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू, यानी इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे इंटेस्टाइन यानी जो आंत होती है उनको अंदर से कोटिंग करने का काम करता है। साथ में ही बच्चों जैसे फैलोपियन ट्यूब होती हैं श्वास नली के अंदर का अस्तर बनाने के लिए, ताकि ये क्या कर सके, उनकी सफाई कर सके। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है कि इन सीलिया की प्रेजेंस के कारण, यानी ये जो पक्षमाभी स्तंभाकार उत्तक होते हैं, इनकी सहायता से ही एग होता है वो मूवमेंट करता है और कहाँ पहुँच जाता है, यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर पहुँच जाता है। तो इस तरीके से ये स्तंभाकार पक्षमाभी एपिथेलियम उत्तक हो गया। उसके बाद में बच्चों हमने पढ़ा घनाकार एपिथेलियम उत्तक। इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और इनके अंदर क्या होता है, जितनी लंबाई होती है सेल की उतनी ही चौड़ाई होती है। और इनका मेन जो फंक्शन होता है बच्चों, ये क्या करती हैं, जैसे अब्जॉर्प्शन का काम भी करती हैं, प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं और सिक्रीशन का काम भी करती हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे सेलावरी ग्लैंड है, इसी के साथ थायराइड ग्लैंड होती है और उनके साथ में ये स्वेट ग्लैंड है, या फिर जो किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं यानी वर्कीय जो नलिकाएं होती हैं उनके अंदर की जो लाइनिंग करने के काम में लिए जाते हैं। और उसके बाद में बच्चों फोर्थ हमने पढ़ा यानी ग्रंथिल एपिथेलियम उत्तक। ग्रंथिल एपिथेलियम उत्तक का मतलब क्या है कि जैसे एपिथेलियम उत्तक की कुछ कोशिकाएं होती हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करती हैं, जो क्या करती है, केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करती है और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसे कहा जाता है ग्रंथिल एपिथेलियम उत्तक। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस पार्ट के अंदर एपिथेलियम उत्तक का विस्तृत रूप से अध्ययन करा है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। इसी तरीके से बच्चों इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।